Hello friends, how are you all? I hope you all are fine now. Friends, आद्या एक्सीलेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक बेसिक वीडियो रहेगा जिसमें हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट आपके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स को हम इसमें कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं कि ये चैप्टर आपको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए। इसके अलावा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके लिए बेहतर से बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करने की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप सभी जानते हैं, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा कि लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है सेल। अगर हम बॉडी की स्ट्रक्चर को देखें दोस्तों, तो सबसे पहले आती है हमारी बॉडी। बॉडी मिलकर बनी है ऑर्गन से, ऑर्गन मिलकर बने हैं टिश्यूज से, टिश्यूज मिलकर बने हैं सेल्स से। तो सेल हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक होती है। किसी भी लाइफ ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग ब्लॉक होती है सेल्स। तो इस चैप्टर में हम ओवरऑल सेल्स के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्स को देखा किसने था? रॉबर्ट हुक, जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले सेल्स को देखा था और उन्होंने ये सेल देखी थी एक कॉर्क में। अब ये कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बार्क ऑफ ट्री से हमें मिलता है। मीन्स ट्री की जो बार्क होती है, पेड़ की जो छाल होती है, वहां से हमें ये कॉर्क मिलता है। और ये देखा था उन्होंने 1965 में। 1965 में रॉबर्ट हुक ने सेल को एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था। रॉबर्ट हुक जब इस कॉर्क को अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर को देखा जिन्हें उन्होंने सेल कहा। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल। एंड सेल जो है एक लैटिन वर्ड होता है, जिसे लैटिन लैंग्वेज जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। Friends, I am not explaining to you line to line, but if you want the description of these all things line by line, then I will also provide this material in simple language line to line. अगर आपको ये मटेरियल लाइन टू लाइन चाहिए तो हम आपको वो मटेरियल लाइन टू लाइन में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर हम अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट को हम इजी लैंग्वेज में आपके सामने रख रहे हैं। सो दिस में सीम्स टू बी अ वेरी स्मॉल, मीन्स ये जो है बहुत ही छोटी दिखाई देती थी, लेकिन साइंस की हिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी थी। मीन्स विज्ञान के इतिहास के लिए एक बहुत ही जरूरी घटना थी। सो ये साइंस की हिस्ट्री में पहली घटना थी, पहला फिनोमिना था जब किसी ने लिविंग थिंग्स को एक अलग अलग यूनिट में सेपरेट करके देखा था। और ये जो वर्ड है सेल, ये अपने आप को डिस्क्राइब करता है। और ये जो टर्म है सेल, वो आज भी हम बायोलॉजी में यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। सेल में और क्या क्या चीजें होती है इसके बारे में पता लगाते हैं। यहाँ पर हमें एक्टिविटी देख रहे हैं, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, इसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। पहले आप इस एक्टिविटी को देखें, फिर आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्टिविटी है 5.1 जो एक्टिविटी है, इसको हम इजी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं एक्चुअली इसमें क्या किया जा रहा है।
तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे कि इस एक्टिविटी में क्या होने वाला है। इस एक्टिविटी में आपको ज़रूरत होगी एक अनियन बल्ब की। अनियन बल्ब जो होता है, जो अनियन होता है उसकी जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग को अगर आप उसमें से रिमूव करेंगे और कवरिंग से एक ट्रांसपेरेंट पिल उसमें से निकालेंगे। ट्रांसपेरेंट पिल आपने देखी भी होगी, जब भी आप कभी फूड में अनियन को लेते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट पिल उसमें आती है, उसे निकालेंगे। उस ट्रांसपेरेंट पिल को, उस अनियन पिल को फिर हम लेंगे वॉच ग्लास में, जिसके अंदर वाटर होगा। मीन्स पानी में उस पिल को इसलिए रखना है, वॉच ग्लास के अंदर पानी में इस पिल को इसलिए रखना है ताकि वो पिल जो है, जो अनियन पिल जो है, वो फोल्ड ना हो और ड्राई ना हो। ड्राई होने से और फोल्ड होने से बचाने के लिए उसे ग्लास वाटर में, पानी के अंदर, वॉच ग्लास में पानी के अंदर रखेंगे। उसके बाद हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे। ग्लास स्लाइड पर हम वाटर की एक ड्रॉप उस पे पुट करेंगे, डालेंगे। उसके बाद जो वॉच ग्लास में हमने अनियन पिल लिया था वो उस ग्लास साइड के ऊपर रख देंगे। ग्लास स्लाइड पर पिल रखने के बाद हम इस चीज को श्योर करेंगे कि ये जो अनियन पिल है जो आपने ग्लास स्लाइड के ऊपर, वाटर ड्रॉप के ऊपर रखी है, वो उस स्लाइड पर पूरी तरह से फ्लैट हो जाए, किसी भी टाइप का फोल्ड उसमें नहीं होना चाहिए। अब ये जो वर्क है आप वो कैमल हेयर पेंट ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आयोडीन सॉल्यूशन की जो एक ड्रॉप है वो उस कवर स्लिप के ऊपर रख देंगे। मीन्स अब जो हमने ग्लास स्लाइड के ऊपर अनियन पिल रखी थी उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डालना है और उसके ऊपर कवर स्लिप लगानी है। मीन्स इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, क्लियर है आपको अनियन बल्ब लेना है, उसमें से अनियन पिल को रिमूव करना है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, लगभग ट्रांसल्यूसेंट होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। और उस अनियन पिल को आपको रखना है एक वॉच ग्लास में जिसमें पानी रखा हुआ हो, ताकि ये जो अनियन पिल आपने रिमूव की है वो ना तो सूखे, ड्राई ना हो और उसके ऊपर फोल्ड ना लगे। उसके बाद इस वॉच ग्लास से निकाल के इस अनियन पिल को आप एक स्लाइड के ऊपर रखेंगे। स्लाइड पर पिल को रखने से पहले उसमें एक ड्रॉप वाटर की, पानी की हम लगा के रखेंगे। उसके बाद अनियन पिल को उसमें अटैच करेंगे और ये श्योर करेंगे कि वो फ्लैट ही रहे। उसके बाद उसमें एक ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की हम डालेंगे और उसको कवर स्लिप से ढक देंगे या कवर कर देंगे। नाउ अब क्या करना है उसके साथ, अब जब कवर स्लिप को हम उस पर कवर करेंगे तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि कोई एयर बबल उसमें न लगे, वो प्रॉपरली उस पर माउंट हो जाए, कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए। आप इसके लिए नीडल की हेल्प भी ले सकते हो। और उसके बाद आपको जो है इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में रखना है, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। यहाँ पर माइक्रोस्कोप में आप नीडल को कैसे रखते हो, इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में इस टाइप से पिंच करके आप रख सकते हो। ओके, इसके लिए आप टीचर की हेल्प भी ले सकते हो। सो ये जो एक्टिविटी थी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब इस एक्टिविटी में आपने क्या ऑब्जर्व किया दोस्तों, इस अनियन पील को माइक्रोस्कोप में देखने पर हमें कुछ इस टाइप से ये दिखाई देती है, जैसा ये डायग्राम हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप से आप और भी अनियन पील्स को लेके आप उसको माउंट करके माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। यहाँ पर एक देखने वाली बात ये है कि क्या सभी में आपको इसी टाइप की स्ट्रक्चर मिलेगी या फिर कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने में आएगी। क्योंकि अनियन पील सभी जगह एक जैसी होती है,
तो एक ही जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने में आ सकती है। और दोस्तों ये स्ट्रक्चर्स होती क्या है? तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर्स होती क्या है जो आपको अनियन पिल को माइक्रोस्कोप में देखने पर मिलती है? तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये एक साथ मिलकर एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर देखने में सिमिलर लगती है एक दूसरे से और ये एक साथ मिलकर एक अनियन बल्ब को बनाते हैं। हमने इस एक्टिविटी में ये पाया ये जो अनियन बल्ब होता है ये जो अलग अलग साइज का होता है, फिर भी इसमें जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती है माइक्रोस्कोप में जिसे हम देखते हैं वो सिमिलर ही दिखाई देती है। अब ये जो सेल है अनियन पिल की वो सेम ही दिखाई देती है रिगार्डलेस कि ये अनियन कहाँ से आ रहे हैं। मीन्स अलग अलग जगह से आने वाले अनियन की जो बल्ब होती है उससे जो पिल हमें प्राप्त होती है उसमें हमें सेल की स्ट्रक्चर लगभग सेम ही दिखाई देती है, सिमिलर ही दिखाई देती है। और ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जो हमें दिखाई देती है एक अनियन बल्ब को माइक्रोस्कोप में देखने पर, तो ये अनियन बल्ब की बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स होती है और ये स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेल्स। इस स्ट्रक्चर को दोस्तों कहा जाता है सेल्स। और न सिर्फ अनियन बल्कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलकर बने होते हैं। और हमारी अर्थ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें केवल एक ही सेल होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी बुक में कुछ मोर टू नो भी दिया हुआ है। मीन्स कुछ और आप सेल के बारे में जाने तो सेल को जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने इसे 1665 में डिस्कवर किया था। ये जो डिस्कवरी है, ये जो ऑब्जर्वेशन है रॉबर्ट हुक का, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन एक कॉर्क की स्लाइस पे किया था जिसको उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा था। ये माइक्रोस्कोप में उन्होंने कॉर्क की स्लाइस को देखा था। इसके बाद आए ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने एक अच्छे इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से, दोस्तों रॉबर्ट हुक ने तो एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से सेल को देखा था, बट ल्यूवेनहॉक ने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था जो कि एक फ्री लिविंग सेल थी। और ये सेल को उन्होंने देखा था पॉन्ड वाटर में। पहली बार ल्यूवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में एक लिविंग सेल को देखा था 1674 में। दोस्तों उसके बाद फिर रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, लेकिन सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। कब डिस्कवर किया? 1831 में। दोस्तों उसके बाद आए पुरकिंजे। 1839 में पुरकिंजे ने एक टर्म दी प्रोटोप्लाज्म। ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये फ्लूइड सब्सटेंस होता है आपकी सेल का। सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसे पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दी, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। और ये नाम कब दिया था? 1839 में। और दोस्तों इसके बाद सेल थ्योरी की दी है स्लीडेन और श्वान ने। स्लीडेन और श्वान ने सेल थ्योरी को प्रोवाइड किया था। मीन्स सेल थ्योरी उन्होंने कंपोज्ड की थी। स्लीडेन ने 1838 में और श्वान ने 1839 में। तो इस सेल थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। और सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जितने भी एनिमल और प्लांट्स है वो सेल से मिलके बने होते हैं और इनकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल होती है। ये द सेल थ्योरी है और ये थ्योरी दी थी स्लीडेन और श्वान ने 1838 में और 1839 में। और फ्रेंड्स इसी सेल थ्योरी को बाद में विर्चोव ने 1855 में
और एक्सप्लेन किया। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो सभी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी होती है। मीन्स जो सेल होती है वो पुरानी सेल से बनी होती है। तो दोस्तों सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी स्लीडन और श्वान ने। और इस थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया? इस थ्योरी को आगे बढ़ाया विर्चोव ने। सेल थ्योरी में कहा गया था कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं और सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। और उसको आगे बढ़ाते हुए विर्चोव ने कहा था कि सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी होती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद 1940 में सेल की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी देखना संभव हो पाया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को न सिर्फ देखा था बल्कि उसको समझा भी था। और सेल के बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक्स को भी हमने इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था। और फ्रेंड्स, मैग्नीफाइंग लेंसेस की डिस्कवरी के बाद माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी थी। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हमने बाद में ये जाना कि एक सिंगल सेल भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जिसमें हमने देखा था अमीबा को। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। मीन्स अमीबा जो है एक ही सेल का बना होता है और वो एक ही सेल अपने आप में एक पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा के अलावा क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये भी सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और इन्हें हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनि मतलब सिंगल होता है, मीन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अलावा भी जो है सेल्स जो है ग्रुप बनाती है और ये जो सेल का ग्रुप होता है ये अलग अलग टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और ये ही जो सेल्स के ग्रुप है ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को बनाते हैं एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स के कुछ ग्रुप होते हैं जिन ग्रुप का अलग अलग फंक्शन होता है। मल्टी मतलब मेनी। इनके कुछ एग्जाम्पल है फंजाई, प्लांट और एनिमल। तो फ्रेंड्स, जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सिंगल सेल से ही ओरिजिन होते हैं। मीन्स एक सिंगल सेल से उनकी शुरुआत होती है। सेल अपने आप को डिवाइड करती है और बहुत सारी सेल्स प्रोड्यूस करती है और ये जो सारी सेल्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनी होती है। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 5.2 को। तो दोस्तों, इस एक्टिविटी 5.2 में कुछ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। अभी पहले हमने देखा था कि हमने अनियन पील्स को लिया था, उसको माइक्रोस्कोप में भी देखा था। तो अभी यहाँ पर कुछ और आपको लीफ पील्स लेनी है, मीन्स अलग अलग लीफ से पील्स निकालनी है और अनियन की रूट से भी उसकी टिप से भी पील्स निकालनी है और उसके अलग अलग साइज की पील्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। और इन सभी को ऑब्जर्व करने के बाद, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या ये सभी सेल्स जो आपने माइक्रोस्कोप में देखी है वो सभी एक ही शेप और साइज की थी? क्या हो सकता है वो एक ही शेप और साइज की हो सकता है उनका शेप थोड़ा सा अलग हो। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? क्या स्ट्रक्चर में सभी सेल्स एक ही जैसी थी? एंड कुड वी फाइंड द डिफरेंस अमॉन्ग द सेल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी? तो प्लांट की अलग बॉडी से अलग अलग पार्ट से अगर आप सेल्स को निकालेंगे तो क्या आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है? व्हाट सिमिलरिटीज कुड वी फाइंड? क्या सिमिलरिटीज हम फाइंड करेंगे उनमें? तो ये चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन नीचे यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं
जिनमें हम अलग अलग टाइप की सेल्स को देखते हैं। आप नीचे दी गई पिक्चर को देखें, ये ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली अलग अलग सेल्स हैं। यहाँ पर एक स्मूथ मसल सेल्स आपको दिखेगी, ब्लड सेल्स आपको दिखेगी, और इसके बाद नर्व सेल भी आपको यहाँ दिखाई देगी। आपकी बुक में आपको दिखाई देगी, यहाँ पर अभी प्रिंट बराबर हुआ नहीं है लगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ओवम को, बोन सेल्स को, आप फैट सेल्स को देख सकते हैं, स्पर्म को देख सकते हैं। ये सारी सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। तो वर्ल्ड में, दुनिया में ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक ही बॉडी में अलग अलग सेल दिखाई देती है, जैसे हमारी खुद की बॉडी में बहुत सारे टाइप की सेल्स होती है। तो फ्रेंड्स, जो शेप और साइज होता है सेल्स का, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए सेल का शेप और साइज अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ सेल, जैसे अमीबा होती है, वो अपने शेप को चेंज कर सकती है, और वहीं पर कुछ ऐसी सेल्स भी होती है जिनका शेप चेंज नहीं होता है। जैसे हमारी एक नर्व सेल जो होती है, उसका शेप एक फिक्स रहता है, जो अपना शेप चेंज नहीं करती है। और दोस्तों, जितनी भी लिविंग सेल्स होती है, उनमें कैपेसिटी होती है कि वो कुछ टाइप के बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करें, और ये बेसिक फंक्शन है, ऐसे फंक्शन है जो कि सारे लिविंग सेल्स में एक जैसे होते हैं। तो ये लिविंग सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, ये बेसिक फंक्शंस। तो दोस्तों, ये जो लिविंग सेल्स होती है, इन बेसिक फंक्शंस को कैसे करती है? हम जानते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर का एक प्रॉपर्टी देखी जाती है। मीन्स अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब ये है कि हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट का वर्क होता है ब्लड को पंप करना, और जो स्टोमक होता है उसका वर्क होता है फूड को डाइजेस्ट करना। और इस टाइप के अलग अलग सेल्स जो है अलग अलग काम करती है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं। तो इसी टाइप से डिवीजन ऑफ लेबर हमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी दिखाई देता है कभी कभी। और फ्रेंड्स, ये जितनी भी सिंगल सेल्स होती है, इनमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट ईच such cell has got certain specific component within it, also known as cell organelles, और इन्हीं components को हम cell organelles बोलते हैं। और ये जो cell organelles होते हैं, ये एक specific function को perform करते हैं उस particular cell के अंदर। जैसे नए मटेरियल को, न्यू मटेरियल को सेल के अंदर बनाना, और जो वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर उसको बाहर करना। और इन सेल ऑर्गेनेल की वजह से ही एक सिंगल सेल भी लाइफ को परफॉर्म कर सकती है, एक सिंगल सेल भी लाइव हो सकती है और अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है इन्हीं कुछ ऑर्गेनेल्स की हेल्प से। इन ऑर्गेनेल्स की हेल्प से एक सिंगल सेल भी एक लाइफ हो सकती है। और ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर ही एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल। और एक चीज यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जितने भी जो सेल होते हैं उनमें एक ही जैसे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, मीन्स सेम टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके फंक्शन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है। No matter what their function is or what organism they are found in, किस ऑर्गेनिज्म में वो पाए जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी सेल्स में सेम टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इनसाइड बुक क्वेश्चन आंसर हम देख रहे हैं। वो डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ, सेल को किसने डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर किया था।
तो हम सभी को मालूम है सेल को किसने डिस्कवर किया था, अभी हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। उन्होंने कॉर्क के एक टुकड़े को प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा था, जहां पर उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को नीचे लाइक कर सकते हैं। आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।